नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। 543 सीटों पर वोटिंग की तारीख आ गई, लेकिन जब आप स्क्रीन पर तारीख और सीटों को जोड़ते होंगे तो आंकड़ा 544 हो रहा है। कंफ्यूजन मत होइए। मणिपुर राज्य की आउटर मणिपुर सीट पर 2 दिन चुनाव होंगे। इस लोकसभा सीट पर 28 विधानसभा सीटें हैं। 15 विधानसभा सीटों पर 19 अप्रैल को और बाकी 13 विधानसभा सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। 2024 का चुनाव 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए ऐतिहासिक होगा। 97 करोड़ वोटर अगले प्रधानमंत्री का फैसला करेंगे। पूरी दुनिया में इससे बड़ा चुनाव कहीं नहीं होता। अगला 2029 का चुनाव जब होगा तब बहुत संभावना है कि देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू हो चुका होगा। इसीलिए अप्रैल और मई का महीना चुनाव वाला है। 4 जून को फैसले का दिन होगा। तो फैसला क्या होने वाला है, रुझान क्या बताते हैं, सारी पॉलिटिकल हलचल, सारे ओपिनियन पोल, एक एक सीट का हाल, एक एक जिले से रिपोर्ट, सारी बातें आपको बताते हैं हम इस रिपोर्ट में। रामनवमी के 2 दिन बाद देश में चुनाव शुरू होंगे। 17 अप्रैल को देश भर में श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला के ललाट पर सूर्य किरणों से राज तिलक होगा। पूरे हिंदुस्तान में जय श्री राम का माहौल होगा। उसके ठीक 2 दिन बाद देश में सबसे बड़े चुनाव का सबसे बड़ा उत्सव शुरू होगा। 7 चरणों वाले चुनाव के पहले चरण में वोटिंग की शुरुआत उत्तर प्रदेश की उन सीटों से होगी जहां सबसे ज्यादा मुसलमान हैं। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत। वेस्टर्न यूपी के सहारनपुर में 39% मुसलमान वोटर हैं। 2019 में यह सीट बसपा के खाते में गई थी। 2024 में यहां से बीजेपी आगे है। कैराना में भी 39% मुस्लिम वोटर हैं। 2019 में हिंदू वोट एकजुट होने से बीजेपी के प्रदीप चौधरी जीते थे। 2024 में भी ये सीट बीजेपी जीतती हुई दिख रही है। मुजफ्फरनगर में 32% मुसलमान वोटर हैं। 2019 में यहां से संजीव बालियान सिर्फ 6500 वोटों के मार्जिन से जीते थे। इस बार आरएलडी के साथ गठबंधन के बाद बीजेपी यहां जीत के प्रति एकदम कॉन्फिडेंट है। बिजनौर सीट पर 41% मुस्लिम वोटर हैं। बीजेपी ने यह सीट आरएलडी को दी है। आरएलडी को यहां आसान जीत मिलती दिख रही है, यानी ये सीट भी एनडीए के खाते में जा रही है। नगीना में 42% मुस्लिम वोटर हैं। 19 में यहां बसपा के गिरीश चंद सांसद बने थे। इस बार नगीना की यह सीट भी बीजेपी को जाती दिख रही है। मुरादाबाद में 42% मुसलमान वोटर हैं। सपा के एसटी हसन यहां के सांसद हैं, लेकिन इस बार मुरादाबाद की सीट भी बीजेपी जीतती हुई दिख रही है। रामपुर में 49% मुसलमान वोटर हैं। ये सीट बीजेपी ने बाय इलेक्शन में जीती है। इससे पहले यहां कभी कमल नहीं खिला था, मगर 4 जून को यहां भी कमल खिल सकता है। पीलीभीत में मुसलमान 30% से कम हैं, फिर भी मुसलमान यहां का सबसे बड़ा वोट बैंक है। 2024 में ये सीट भी बीजेपी जीत सकती है। पूरे देश से एक आवाज आ रही है, एक ही स्वर है पूरे देश में कि 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है। आप इस स्वर के साथ सहमत हैं ना? सभी लोग सहमत हैं। मिर्जापुर के लोग भी सहमत हैं। फर्स्ट फेज में ही बिहार की 4 सीटों पर वोटिंग होगी। औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई। बिहार की इन 4 सीटों में से केवल एक सीट यानी नवादा को छोड़कर बाकी 3 सीटों पर एनडीए की जीत तय दिख रही है। फर्स्ट फेज में ही नॉर्थ ईस्ट में भी वोट पड़ेंगे। असम की 5 सीट, अरुणाचल की 2 सीट, मणिपुर की 2, मेघालय की 2, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की 1-1 सीट पर वोट पड़ेंगे। राजस्थान की 12 सीट, उत्तराखंड की 5 सीट, मध्य प्रदेश की 6 सीट। रिसेंट ट्रेंड बताते हैं कि इन सभी सीटों पर कमल ही खिलने वाला है। नरेंद्र मोदी इन दिनों सबसे ज्यादा ध्यान साउथ पर दे रहे हैं। साउथ में तमिलनाडु की 39 सीटों पर सबसे पहले मतदान होगा। ट्रेंड की बात करें तो कन्याकुमारी में कमल खिलेगा, कोयम्बटूर में भी कमल ही खिलेगा, रामनाथपुरम में भी कमल खिलेगा। यानी फर्स्ट फेज से ही मोदी लहर की शुरुआत होती दिख रही है। तारीखों के औपचारिक ऐलान के पहले ही
देश की जनता ने, देश ने नतीजों का ऐलान कर दिया है। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार 4 जून मंगलवार क्या एनडीए करेगा 400 पार? क्या 4 जून को बीजेपी 370 से आगे निकल जाएगी? क्या 4 जून को कांग्रेस 40 से नीचे चली जाएगी? नरेंद्र मोदी कॉन्फिडेंट हैं, वो बार बार दोहरा रहे हैं। मोदी पब्लिकली अनाउंस कर रहे हैं कि अब की बार एनडीए 400 पार और बीजेपी 370 पार। दक्षिण में बीजेपी को मिल रहे इस भारी समर्थन का ही नतीजा है कि इंडी अलायंस और कांग्रेस के लोग भी कहने लगे हैं, और आपके यहां के एक नेता ने तो पार्लियामेंट में कह दिया, हमारे विरोधी कह रहे हैं अब की बार इलेक्शन कमीशन की चुनाव एक्सप्रेस आज स्टार्ट हुई। नरेंद्र मोदी पहले से ही इलेक्शन रूट पर हैं। राहुल गांधी भी चुनावी यात्रा कर रहे हैं। लोकतंत्र के सिस्टम को उठा के ले गए। आप किसी को वोट देते हो, वोट किसी और को चला जाता है। आप किसी को चुनते हो, आप एमएलए चुनते हो, वो एमएलए किसी और का बन जाता है। तो ये हो रहा है, इसलिए हमने भारत छोड़ो न्याय यात्रा नाम दिया है और हम जनता के बीच में गए, जनता के बीच में आए और आपने हमें इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान आप लोगों ने खोल दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ टू नॉर्थ चल रहे हैं। मोदी ने कमजोर रीजन से स्टार्ट किया है और बहुत ही तेजी के साथ स्ट्रांग होते जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की पार्टी का इंटरनल असेसमेंट है कि 320 सीटों तक पार्टी पहुंच चुकी है। अगले 70 दिनों में उसे 50 सीटें और ऐड करनी है। राहुल गांधी ईस्ट टू वेस्ट चल रहे हैं। राहुल की यात्रा खत्म हुई और चुनाव शुरू हो गए। चुनाव आयोग ने इलेक्शन का जो शेड्यूल निकाला है उसके मुताबिक पहले चरण में 19 अप्रैल को 102 सीटों पर वोट पड़ेंगे। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 89 सीटों पर मतदान होगा। तीसरे चरण में 7 मई को 94 सीटों पर वोटिंग होगी। चौथा चरण 13 मई को होगा जिसमें 96 सीटों पर वोट पड़ेंगे। पांचवा चरण 20 मई को 49 सीटों पर मतदान के साथ खत्म होगा। छठा चरण 25 मई को होगा जिसमें 57 सीटों पर वोटिंग होगी। सातवां चरण 1 जून को 57 सीटों पर मतदान होगा। मतदान के 7 चरण पूरा हो जाने के बाद वोटों की गिनती 4 जून को होगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर दिन हर समय तैयारी में ही रहता है और हम लोगों को पढ़ाया जाता है चेहरे बत्ती चेहरे बत्ती चेहरे बत्ती। तो कार्यकर्ता 24 घंटा 360 दिन इसके लिए तैयार रहता है। क्या अहम मुद्दे लेकर आप लोग इस बार जाइएगा सर? मुद्दा तो केवल मोदी जी का मुद्दा है, विकास 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 विकास, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, ये मेरा है। लेकिन परिवारवाद भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है। 400 पार का जो नारा है, क्या 400 पार तो जनता करेगी, कर चुकी है। जनता ने आवाज लगाई है, जनता उस पर मोहर भी लगाई। यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां हर चरण में वोट पड़ेंगे। देश में जब भी मतदान होगा इन राज्यों में पोलिंग बूथ पर लाइन जरूर लगेगी। लोकतंत्र में पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी का, हम स्वागत करते हैं। पिछले बार भी 7 चरणों में चुनाव हुए थे, इस बार भी जनता के बीच में जाकर जनता के लिए जो मोदी जी ने काम किया है, नीतीश कुमार जी ने काम किया, उसके एवज में वोट मांगने का काम करूंगा। पूर्ण रूप से बिहार में 40 की 40 सीट जीते और सब साथ में आ गए। पिछले बार जो महागठबंधन में भी लोग थे वो भी इस बार हमारे साथ, इसलिए सारे सीट जीतेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं।
इलेक्शन मैप पर जो लाइट ब्लू कलर में दिख रही है, यहां सेकेंड फेज में वोटिंग होगी। राजस्थान की 13 सीटों में से 13 पर यानी 100% के स्ट्राइक रेट से बीजेपी की जीत हो सकती है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर भी मोदी का स्ट्राइक रेट 100% का हो सकता है। सेकेंड फेज में यूपी की 8 सीटों में से 8 सीटों पर मोदी की जीत तय दिख रही है। यूपी में राम का नाम, मोदी का काम और अयोध्या धाम, इन तीनों का जोर है। अंडर करंट भी इन्हीं का है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए बोनस वोट खींच रहे हैं। एक नया विश्वास, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। जब दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, ये केवल मोदी जी का ही नहीं सम्मान बढ़ा है, केवल भाजपा के मंत्री और भाजपा के पदाधिकारियों का नहीं बढ़ा है। 140 करोड़ भारतवासी आज जब दुनिया के अंदर जाता है, दुनिया उसे सिर माथे पर बिठा करके सम्मान देती है। तो 140 करोड़ लोगों का सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण बढ़ा है। देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है। देश की सीमाओं की सुरक्षा का मतलब हमारा देश पूरी तरह सुरक्षित हुआ है। नक्सलवाद समाप्त, आतंकवाद समाप्त। लोकसभा चुनाव के सेकेंड फेज में केरल पूरा निपट जाएगा और कर्नाटक की 28 सीटों में से 14 सीटों पर वोट पड़ जाएंगे। ये दोनों वो राज्य हैं जहां नरेंद्र मोदी इन दिनों सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। केरल की 3 सीटों पर पहली बार कमल खिलता दिख रहा है। हालांकि नरेंद्र मोदी का दावा है कि केरल में बीजेपी को इस बार दहाई अंकों में सीटें मिलेंगी। केरला में जनता हमें पिछले चुनावों में डबल डिजिट वोट परसेंट वाली पार्टी बना चुकी है। अब बीजेपी के लिए डबल डिजिट सीट्स की मंजिल बहुत दूर नहीं है। अब केरला के लोग भी कह रहे हैं, अब की बार 400 पार। राहुल गांधी ने बहन प्रियंका के साथ जिस महाराष्ट्र में अपनी न्याय यात्रा खत्म की, वहां 5 चरणों में वोट पड़ेंगे। दूसरे फेज में मध्य प्रदेश से लगते उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र की 8 सीटों पर वोट पड़ेंगे। बुल्ढाना एनडीए जीत सकता है, अकोला एनडीए जीत सकता है, अमरावती एनडीए जीत सकता है, वर्धा एनडीए जीत सकता है, यवतमाल वाशिम एनडीए जीत सकता है, हिंगोली सीट पर इंडिया अलायंस को जीत मिल सकती है, नांदेड़ सीट एनडीए के पास जा सकती है और परभणी में इंडिया अलायंस को जीत मिल सकती है। इलेक्शन ट्रैकर सेकेंड फेज में भी भगवा खिलाता हुआ दिखा रहा है। राहुल गांधी मुंबई में विपक्षी नेताओं का जुटान करने वाले हैं, लेकिन उनका अलायंस चुनाव में बेहतर करता हुआ नहीं दिख रहा। 24 के इन चुनाव में पहली बार ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस 40 सीटों के नीचे चली जाए और मोदी सरकार के विरुद्ध बनाया गया गठबंधन 100 सीटों तक भी न पहुंच पाए। आचार संहिता लग गई है, अब चुनाव सामने है। अब जो कुछ भी है वो चुनाव में ही पता चलेगा कि क्या होना है। ईवीएम से चुनाव अगर ना हो तो रूलिंग पार्टी साफ हो जाएगी। लोकसभा का चुनाव जब तीसरे फेज में होगा तब मई की गर्मी सिर पर होगी। 7 मई को होने वाले थर्ड फेज के इलेक्शन में गुजरात का चुनाव पूरा निपट जाएगा। 14 और 19 की तरह 24 में भी मोदी गुजरात की सभी 26 की 26 सीटें जीतते हुए दिख रहे हैं। मोदी को घेरने के लिए राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में अलायंस बनाया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सीटों का तालमेल किया है, लेकिन इसका कोई चुनावी फायदा इन दोनों पार्टियों को नहीं मिल रहा। गुजरात में मोदी 100% स्ट्राइक रेट के साथ सारी सीटें जीतेंगे। तीसरे फेज में महाराष्ट्र की 11 सीट, कर्नाटक की 14 सीट, यूपी की 10 सीट, मध्य प्रदेश की 8 सीट, बिहार की 5 सीट, असम की 4 सीट, छत्तीसगढ़ की 7 सीट और पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर भी वोट पड़ेंगे। छिंदवाड़ा का किला तो कांग्रेस का पिछले चुनाव में दरक गया था, दरारें पड़ गई थी। केवल 38,000 वोटों से कांग्रेस वहां जीत पाई। इस बार आप नोट कर लीजिएगा और मैं आपके माध्यम से दर्शकों को भी ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा जीतने जा रही है। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीतेगी। मैं इतना जरूर कहूंगा, क्या हो रहा था,
मैं ये नहीं कहता, लेकिन खुद कमलनाथ जी की विश्वसनीयता पूरी तरह से समाप्त हो गई है। कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता छिंदवाड़ा में कांग्रेस छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब कमलनाथ खुद ही कांग्रेस में फर्म नहीं है, खुद कांग्रेस से भागना चाहते, तो हम कांग्रेस में क्या करेंगे। पूरी तरह से कांग्रेस का आत्मविश्वास समाप्त हो गया है। छिंदवाड़ा हम जीतेंगे। चुनाव से पहले कराए गए ओपिनियन पोल से लगता है कि मोदी लहर तीसरे फेज तक आते आते तूफान बन जाएगी। नरेंद्र मोदी से पहले पश्चिम बंगाल की 1-2 सीटों पर भी कमल खिलना, 24 में ऐसा होगा कि सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी का सांसद होगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए हैं। चारों तरफ जहां जाते हैं, जिस प्रदेश में गुजारते हैं राहुल गांधी जी, वहां भीड़ उमड़े पड़ते हैं। तो ये क्या चुनाव नहीं है? चुनाव के सबसे बड़ी मुद्दा होता है चुनावी प्रचार। तो चुनावी प्रचार में सबसे आगे आई कांग्रेस पार्टी, सबसे आगे। इतने मेहनत कर रहे हैं हमारे नेता, मणिपुर से महाराष्ट्र, आप सोचिए सिर्फ। और ये जो प्रत्याशी उम्मीदवार तुरंत निकाला जाएगा, ये तो 2 मिनट की, चंद मिनटों की बात होते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दक्षिण में बीजेपी जिन 2 राज्यों में सबसे ज्यादा मेहनत कर रही है, वहां 13 मई को चौथे चरण में वोट पड़ेंगे। आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने टीडीपी और पवन कल्याण की जनसेना के साथ गठबंधन किया है। तेलंगाना में केसीआर की बेटी के कविता की गिरफ्तारी के बाद माहौल चासजप है। ऐसे माहौल में असदुद्दीन ओवैसी सीएए का तड़का लगा रहे हैं। ओवैसी की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैदराबाद में उनको मुसलमानों के वोट मिल जाएंगे। इसके लिए ओवैसी पुराने फार्मूले पर चल रहे हैं। मैं एक पॉलिटिशियन हूं, मैं कोई फिलोसोफर नहीं हूं, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि यह कानून पास हुआ था 2019 में। रूलिंग पार्टी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की सरकार ने इसको पास किया, तो वो लोग इसको दबा के रखे अपने पास, अपने बगल में दबा के रखे। और जैसे ही उनको मालूम था कि 1 हफ्ते के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा के चुनाव की डेट्स अनाउंस करेगा, उन्होंने रात में ये रूल्स का ऐलान कर दिया। जब सरकार चुनाव को सामने रखकर फैसला ले रही है, तो ये बहुत गलत बात है कि आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहा हूं। जब कोई रूल्स बनाती है सरकार, तो मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा ना। मैंने तो उस कानून को लोकसभा में इस बिल को फाड़ा था, इस कॉन्स्टिट्यूशनल काला कानून कहा था। और इस बिल के जरिए, इस कानून के जरिए सरकार मुसलमानों को खास तौर से और गरीबों को स्टेटलेस बनाना चाहती है। चौथे चरण के साथ दक्षिण का चुनाव ओवर हो जाएगा, फिर उत्तर का चुनाव बचेगा। 400 सीट तक पहुंचने के लिए यहां से मोदी लहर को प्रचंड रूप लेना होगा। 5वें चरण में बिहार की 5, झारखंड की 3, महाराष्ट्र की 13, ओडिशा की 5, यूपी की 14 और बंगाल की 7 सीटों पर मतदान होगा। यूपी की रायबरेली और अमेठी में भी इसी 5वें चरण में वोट पड़ेंगे। अमेठी का गढ़ बीजेपी ने 2019 में ही ध्वस्त कर दिया था। 2024 में रायबरेली पर भी भगवा ध्वज लहराने का चांस बन रहा है। मात्र अमेठी नहीं, पूरा राष्ट्र तैयार है के विकास के नए शिखर को छूने के लिए पुनः नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बनाएगा। मैं अभिलाषी हूं कि हर नागरिक गत 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से भारत की विकास यात्रा को देखते हुए संकल्पित भाव से चुनाव में अपना वोट दे और पुनः नरेंद्र मोदी जी को प्रधान सेवक की उपाधि में राष्ट्र की सेवा करने का मौका दे। हम प्रफुल्लित हैं कि आज जब हम कह रहे हैं अब की बार, तो जनता सामने से कह रही है 400 पार। 5वें चरण की सीटों के नाम नोट करते रहिए और जिस पार्टी को बढ़त है उस पर ध्यान दीजिए। मोहनलालगंज बीजेपी आगे है, लखनऊ में बीजेपी आगे है, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा, हर जगह बीजेपी आगे है। किस तरह की तैयारी है आप लोगों की कांग्रेस की? पूरी तैयारी के साथ हमारे देखिए एक कार्यकर्ता लगे हैं और हम सब लोग दिन रात, हमारा साथी इंतजार कर रहा था कि जल्द से जल्द चुनाव की घोषणा हो और हम लोग चुनाव में कूदें।
आज ये चुनाव की तारीख आ गई है। हमारा एक साथी तैयार है लड़ने के लिए। हमारा बब्बर शेर कार्यकर्ता निश्चित तौर से मजबूती से लड़ेगा और चुनाव जीतेगा। लेकिन जैसे हमने देखा कि गठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी से, 17 सीट्स भी मिली, अभी तक एक भी कैंडिडेट नहीं आया आपका। नहीं, हमारी सूचियां पहले से आ चुकी हैं पूरे देश के अंदर, और हम निश्चित तौर से आने वाले कुछ दिन के अंदर आपको 17 कैंडिडेट्स आपके सामने रहेंगे। तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लोगों को अमेठी रायबरेली में है कि कौन लड़ेगा अमेठी और कौन लड़ेगा रायबरेली। अरे रायबरेली अमेठी के साथ बनारस को भी जोड़िए, इंटरेस्ट तो वहाँ भी होना चाहिए। तो अमेठी रायबरेली गांधी परिवार और कांग्रेस परिवार की सीट रही है, और निश्चित तौर से वहाँ से प्रस्ताव भी गया है कि वहाँ से गांधी परिवार के लोगों ने जिस तरीके से सेवा आम जनता की है, आम जनता की डिमांड है कि वहाँ से गांधी परिवार के लोग आवें और लड़ें। ये वहाँ की जनता की डिमांड है। सेंट्रल यूपी और बुंदेलखंड की सीटों पर बीजेपी का विजय रथ तूफान की रफ्तार से दौड़ता दिख रहा है। चुनाव 7 चरण में होने वाले हैं, लेकिन 5वां चरण ही मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा देगा। इसी 5वें चरण में ही मुंबई की सभी 6 सीटों पर वोट पड़ेंगे। जिन सीटों को बीजेपी पहले शिवसेना को दे देती थी, वहां भी इस बार नरेंद्र मोदी की पार्टी का कैंडिडेट आ रहा है। चुनाव का बिगुल बजा है, जनता ने ललकारा है। न्याय की इस रणभूमि में लोकतंत्र ने हमें पुकारा है और हम तैयार हैं। आज माननीय चुनाव आयोग ने आम चुनावों की घोषणा तो कर दी है, लेकिन ये चुनाव किसी भी सूरत में आम नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। यह चुनाव फैसला करेंगे कि यह देश और भारत का लोकतंत्र मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग के कंधों पर चलेगा, हुए कुछ पूंजीपतियों के कंधों पर चलेगा। छठे चरण में कुल 7 राज्यों की 57 सीटों में पोलिंग होगी। इनमें शामिल हैं दिल्ली की 7 और हरियाणा की 10 सीटें। 2019 में यहां मोदी ने परफेक्ट 100% का स्कोर किया था। दिल्ली में मोदी को चुनौती देने निकले केजरीवाल किसी तरह जमानत लेकर बचे हैं। चुनाव होने तक वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहेंगे जिससे उनके जेल जाने की नौबत आ जाए। महापर्व है, 7 चरण में देश के लोकतंत्र का महापर्व का एक पूरा समारोह मनने जा रहा है। मेरा निवेदन है देश के प्रत्येक मतदाता से कि 7 के 7 चरण में जो भी आपके क्षेत्र का हो, खासकर कि दिल्ली के मतदाता से विनम्र निवेदन है कि छठे चरण में हमारा आ रहा है इलेक्शन, उस दिन मतदान केंद्र तक जरूर जाएं, मत जरूर डालें और कमल के फूल का बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। अब की बार 400 पार। वो इसलिए क्योंकि उनका गठबंधन स्वार्थ पे आधारित है, और जब भी किसी गठबंधन की धुरी स्वार्थ होती है तो वो जर्जर कर भुरभुरा जाता है। तो तिवारा नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, और उसके लिए मनोज तिवारी रूपी कमल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मुझे जो दिख रहा है कि लोगों का बहुत प्यार है। लोग बहुत इमोशनल हो जा रहे हैं, मुझे पकड़ लेते हैं, रोने लगते हैं कि मोदी को जिताना ही जिताना है। ऐसी स्थिति में हमको कोई डाउट नहीं है। छठे चरण में यूपी की जिन सीटों पर वोटिंग होगी उन पर गौर कीजिए। सुल्तानपुर में बीजेपी आगे, प्रतापगढ़ में बीजेपी आगे, फूलपुर में बीजेपी आगे, प्रयागराज में बीजेपी आगे, अंबेडकर नगर में बीजेपी आगे, श्रावस्ती में बीजेपी आगे, डुमरियागंज में बीजेपी आगे, बस्ती में बीजेपी आगे, संत कबीर नगर में बीजेपी आगे, लालगंज में बीजेपी आगे, आजमगढ़ में सपा आगे, जौनपुर में बीजेपी आगे, मछली शहर में बीजेपी आगे, भदोही में बीजेपी आगे। यूपी जैसे बड़े राज्य में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर 2 सीटों पर ही आगे दिख रही हैं। आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया। M+Y समीकरण सपा के फेवर में है, लेकिन मार्जिन बहुत कम है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी तैयारी बूथ स्तर तक की है। पन्ना प्रमुख तक हमारे बन चुके हैं। संगठनात्मक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो जितनी तैयारी हमारी है, इंडी गठबंधन सहित विपक्ष की कोई तैयारी दिखाई नहीं देती जमीन पर। इसलिए इस बार यूपी में 80 की 80 सीटें जीतेंगे। देश में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, और जो भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड भी है कि भाजपा ने जनता से जो वादा किया वह पूरा किया है, और जनता से जो अपेक्षा किया है जनता ने उसके लिए आशीर्वाद दिया है। 2014 में 272 प्लस का नारा, तो हमको 283 सांसद भाजपा के जीते। 2019 में नारा 300 पार का था, तो 303 सांसद जीते।
और 2024 में नारा भाजपा का 370 प्लस का है और गठबंधन भाजपा गठबंधन का 400 पार का है। यह लक्ष्य हम लोग अर्जित करेंगे। फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनेगी। मोदी को 400 पार पहुंचाने वाला चरण आखिरी चरण होगा, जिसमें 8 राज्यों की कुल 57 सीटों पर वोटिंग होगी। 7वां चरण पूरी तरह से मोदी के नाम होगा। वाराणसी में इसी आखिरी चरण में यानी 1 जून को वोटिंग होगी। 19 के चुनाव में मोदी ने आखिरी 3 दिन सिर्फ बनारस में प्रचार किया था, उससे पूरा पूर्वांचल भगवा भगवा हो गया था। इस बार भी वैसा ही कुछ देखने को मिल सकता है।